Next conceptual point is शॉर्ट सर्किटिंग। एज सच ये कोई टॉपिक नहीं है बट एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग किसी सर्किट में, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, घर के हाउस होल्ड सर्किट में कहीं पे भी एक प्रॉब्लम है जिसमें गलती से कुछ वायर्स, ऐसी वायर्स जिनको हम चाहते हैं कि कभी भी ना जुड़ें, वो गलती से आपस में जुड़ जाती हैं और उनके जुड़ने की वजह से सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट ज़्यादा क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जो वायर्स जुड़ रही हैं उसकी वजह से सर्किट की रेजिस्टेंस या तो बहुत ही कम हो गई है या थ्योरेटिकली ज़ीरो हो गई है। यानी कि सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाने से बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ दीज वायर्स, जो हम चाहते नहीं थे, हमारी इंटेंशन नहीं थी, उनके जुड़ने की वजह से सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। दैट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मे डिस्ट्रॉय आवर सर्किट को डैमेज कर सकता है, कहीं से भी वायर बर्न आउट कर सकती है। बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। हमारे घर में भी जो फ्यूज़ लगे होते हैं या MCBs लगे होते हैं वो भी शॉर्ट सर्किटिंग के केस में हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को, घर के हाउस होल्ड सर्किट को बचाने के लिए ही लगे होते हैं। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ खराबी हो जाए और सर्किट में करंट उम्मीद से कई गुना ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर दे तो जो फ्यूज़ वायर है वो बर्न आउट कर जाती है या MCB है वो ट्रिप कर जाता है, जिसकी वजह से सर्किट बंद हो जाता है और करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो शॉर्ट सर्किट बेसिकली एक प्रॉब्लम है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसकी वजह से लार्ज करंट फ्लो करता है अलॉन्ग एन अनइंटेंडेड पाथ, वो रास्ता जिसकी हमारी इंटेंशन नहीं थी, अलॉन्ग एन अनइंटेंडेड पाथ विद नो और वेरी लो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्या मतलब है इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक बैटरी है जिसकी EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। मैं ऐसा करता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस R को साइड में शो कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ओके, अब सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? E/R+R। मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि EMF 10 वोल्ट है और जो अप्लाई की गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R रिप्रेजेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है हमारे पास बच्चों से 999 ओम। यानी कि सर्किट में करंट फ्लो करेगा 10/1000 यानी कि 1/100 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो, 0.01 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो। अब अगर गलती से हम सर्किट को इस तरह से जोड़ दें कि ये रेजिस्टेंस हम ऐसे कर दें, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगे ही ना, ठीक है, आप उसको ऐसे समझ लो, रेजिस्टेंस भी आपने मान लो लगा दी तो आपने इसको ऐसे भी जोड़ दिया। यू कैन से लाइक दिस, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है। करंट में होता क्या था? करंट में होता था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए कोलिजन्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस महसूस होती है। अब दो रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जाने के लिए, एक में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, दूसरे में ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेंगे, मीन्स ज़्यादा करंट कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में से फॉलो करेगा, पास करेगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, गलती से हमने ये दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ये वायर है, मैं इस वायर की रेजिस्टेंस को 0 मान लेता हूँ, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब वही बैटरी, वही इंटरनल रेजिस्टेंस, वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं कहूँगा अब ये शॉर्ट सर्किट हो गई है। मतलब ध्यान से समझो, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल A है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल A होगा, अब ये B नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल तब चेंज होता है जब बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या बैटरी आती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, यानी कि अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस में से अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि अब इस रेजिस्टेंस के लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सारे का सारा करंट इस पाथ को
इस पाथ में से होता हुआ निकल जाएगा। मीन्स चाहे मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ रिप्रेजेंट कर दूँ बट इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस है भी, इस वायर की रेजिस्टेंस है भी है पर बहुत कम है, माइक्रो ओम है, तब भी मैक्सिमम करंट इसमें से पास करेगा और इस रेजिस्टेंस में से नेग्लिजिबल करंट ही पास करेगा। अब ऐसा होने से सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, E बाई स्मॉल r, क्योंकि यहाँ से करंट पास नहीं कर रहा और इस रेजिस्टेंस के होने या ना होने से सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E बाई r, E कितनी लिखी थी हमने 10 वोल्ट और हमने ये लिखा था 1, तो करंट फ्लो कर रहा है अब 10 एम्पियर। सी द डिफरेंस, पहले करंट फ्लो कर रहा था 1/100, अब कर रहा है 10 एम्पियर, यानी कि अब जो करंट है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। हमने सर्किट में वायर्स ऐसी नहीं लगाई थी, हमने ऐसी बैटरी नहीं लगाई थी जो 10 एम्पियर करंट को सहन कर सके, तो इसलिए हमारा सर्किट यहाँ पर डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को हमने बाहर निकाल दिया। अब मैं इसको दोनों तरीकों से कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गई और मैं साथ में ये भी कह सकता हूँ कि ये बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गई। बैटरी शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ही बैटरी को सीधा जोड़ दिया। आप लोगों ने ये पंगे अपने घर में भी किए होंगे, आपने बैटरी को सीधा ऐसे जोड़ दिया इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने बैटरी में यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई, इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत है बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। अब इस बैटरी में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जैसे हमने अभी लिया था 10 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो करेगा और ये बैटरी बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। इसमें जितना भी केमिकल था वो सारे का सारा, केमिकल एनर्जी थी वो सारी की सारी लॉस हो जाएगी, केमिकल्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली विद इन नो टाइम फर्दर करंट फ्लो करना बंद कर देगा। आप लोग इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी घर पे कर सकते हो। आप एक सेल लीजिए, उसके साथ एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, जोड़ के रख दीजिए, कई घंटे तक वो चलता रहेगा। अब क्या काम करिए, अब उस सेल के दोनों टर्मिनल्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए लाइक दिस, सीधा ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, 10-15 मिनट कनेक्ट करके रखिए और उसके बाद बल्ब जगाने की कोशिश करिए। बल्ब विल नॉट ग्लो क्योंकि इतना करंट पास हो चुका है कि अब बैटरी पूरी की तरह पूरी कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, आप इस बैटरी को टच भी करोगे तो आपको गर्म महसूस होगी। कारण क्या है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है जिससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जो है उससे बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना बिना रेजिस्टेंस के या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब हमारे पास एक दो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड या MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाई इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए कार बैटरी इज केप्ट लो। कार बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हमें कार को स्टार्ट करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट तभी आएगा जब बैटरी की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, देखो करंट का फार्मूला है E/R+R, तो हम लोग इस R को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि करंट को ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ किया जा सके। इस बात को समझने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, अपने नज़दीकी किसी भी इन्वर्टर या बैटरी सप्लायर के पास जाइए। ठीक है, दुकान पे जाइए, उससे पूछिए कि भाई मुझे बैटरीज खरीदनी है, ऑक्साइड की ही मान लो आपको बैटरीज खरीदनी है, कार के लिए ही खरीदनी है, तो वो बताएगा भैया ऑक्साइड की बैटरी का कॉस्ट ये है, इसकी खासी है, इतनी एम्पियर करंट देती है, दूसरी बैटरी थोड़ी सस्ती है, ये इसे थोड़ा कम एम्पियर करंट देगी। तो जो एम्पियर है, कितना करंट मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कार के केस में सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में जो सर्किट है उसमें जो केमिकल्स हैं वो जम जाते हैं, तो करंट उस समय हमें ज़्यादा रिक्वायर होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल बैटरीज है वो उतना करंट लो टेम्परेचर पे विंटर्स में प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अच्छी क्वालिटी की बैटरीज बेहतर रिस्पॉन्ड करती हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी या हाई टेंशन सोर्स का मतलब है जिसके पास पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है, 6 किलो वोल्ट मैंने एग्जांपल ली है, इसकी वैल्यू ज़्यादा रखी जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ हाई टेंशन बैटरीज ज़्यादा क्यों रखी जाती है? कारण क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। खुदा न खास्ता अगर गलती से एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक हमसे शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि ये बैटरी के दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़ जाएं बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ये करंट सर्किट को या इस हाई टेंशन सोर्स को एक्सप्लोड कर सकता है, डैमेज कर सकता है। टू प्रिवेंट दैट, एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किटिंग के समय भी हमारा जो सोर्स है, हाई टेंशन सोर्स है, वो एक्सप्लोड ना करे, वो खराब ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं ताकि सर्किट किसी भी हालत में डैमेज ना हो, इवन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द सर्किट। ओके, हम लोग न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास पहला न्यूमेरिकल ये रहा। इस न्यूमेरिकल में बेसिकली हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बैटरी जिसकी EMF 10 वोल्ट जिसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम की जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्चुअल और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दो टर्मिनल्स के बीच में होती है, बट हम डिस्कशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम इसे सेल या बैटरी के जस्ट साइड में लगा देते हैं। ठीक है, इसके साथ एक ये 4 ओम की रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है एंड देयर इज़ वन वायर कनेक्टिंग हियर। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही वायर को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें ये V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या स्टेटमेंट क्लियर है? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू V। मैं इस रेजिस्टेंस R को भी कंसीडर करूंगा कि रेजिस्टेंस R सेल का ही हिस्सा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स मार्क कर लूँ A एंड दूसरी तरफ अगर मैं इसको B मार्क कर लूँ, तो यू कैन गो थ्रू दिस सर्किट डायग्राम एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट कि ए बी यहाँ पर अलग अलग हो ही नहीं सकते। ए और बी यानी कि दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं सकते। वजह यहाँ पर ये एक वायर आ गई जिसकी रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि ए से बी तक कोई अलग से कंपोनेंट जुड़ा हुआ नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई कैपेसिटर, ना कोई बैटरी। तो इसलिए जो पोटेंशियल ए पॉइंट का है वही पोटेंशियल बी का होगा, यानी ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि मुझे यहाँ पर बी पॉइंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि सारे का सारा करंट यहाँ से पास करेगा। मैंने इसको समझने और याद करने का एक तरीका बताया था कि करंट इजी पाथ फॉलो करता है, यानी कि वो पाथ जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उस पाथ में से करंट फ्लो करेगा। मींस ये पाथ फॉलो होगा, यानी कि सर्किट में करंट की वैल्यू होगी 10/1 यानी कि 10 एम्पियर। हमें ढूंढना है पोटेंशियल ड्रॉप V का फॉर्मूला है हमारे पास E-I × R। अप्लाइड EMF हमारे पास है 10 वोल्ट, सर्किट में करंट है 10, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कितना हो गया? 0। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है, अदरवाइज आप लोग यहाँ से यहाँ तक सीधा कंसेप्चुअली सोच सकते थे कि अगर ये भी पॉइंट A है, ये भी पॉइंट A है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट डायग्राम जिसमें एक बैटरी और 3 रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और हमें क्वेश्चन में
कुछ ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना है। 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, सभी रेजिस्टेंसेस में से हम लोग करंट की वैल्यू को चेक करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहूँ कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मैं जो पोटेंशियल एलोकेट करूँगा, मैं पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल लिखूँगा। यहाँ पर A तो इधर B, तो यहाँ पर भी B होगा और इधर भी B होगा। नाउ लुक एट 2 ओम रेजिस्टेंस, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यानी कि 2 ओम के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज 0, जिसका मतलब क्या है, there will be no current through 2 ohm resistance। 2 ohm resistance में से कोई करंट पास नहीं करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, करंट थ्रू 2 ohm इज 0। अब बारी आती है 4 ohm एंड 5 ohm की। अगर मैं 4 ohm को देखूं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है AB और ये भी कितना है AB, यानी कि 4 ओम के पास पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। देयरफॉर करंट थ्रू 4 ओम इज गोइंग टू बी 20/4 यानी कि 5 एम्पियर। सिमिलरली आप यहाँ पर 5 ओम के लिए देख सकते हो, करंट थ्रू 5 ओम यू विल गेट इट 20/5, इट इज गोइंग टू बी 4 एम्पियर। 4 ओम में से 5 एम्पियर है, 5 ओम में से 4 एम्पियर है, तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चारों के चारों ऑप्शंस, सॉरी ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम गिवन है। इस सर्किट डायग्राम में 1.4 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है और 1.4 एम्पियर करंट आखिर में बाहर जा रहा है, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एमीटर रीडिंग। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पहले इस सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं जिससे आपको देखना और समझना आसान हो जाए। ये दोनों हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैं इन दोनों को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ 12 ओम की। सिमिलरली नीचे भी ये दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों को हटा के भी मैं एक रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ 30 ओम की। इज इट ओके? अब करंट 1.4 एम्पियर एंटर कर रहा है एंड 1.4 एम्पियर यहाँ से बाहर आ रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एमीटर रीडिंग क्या है। एमीटर रीडिंग का मतलब क्या है कि करंट की वैल्यू क्या है, यानी कि इस सर्किट डायग्राम में यहाँ से इस ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेज, एक 12 ओम की, एक 30 ओम की, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, जिसका मतलब कि यहाँ पर हम डेल्टा थ्योरम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी थ्योरम, हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका मतलब जब मुझे करंट I1 देखना है तो मैं दूसरी रेजिस्टेंस लिखूंगा। दूसरी रेजिस्टेंस कितनी है, 30 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 12 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट विच इज़ 1.4, यानी कि I1 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 30/42 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास, ये देखो आप इसको यहाँ से ऐसे काटोगे, ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 1 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर करंट इस ब्रांच में से जाएगा एंड 0.4 एम्पियर करंट नीचे वाली ब्रांच में से जाएगा। वी आर अप्लाइंग हियर डेल्टा थ्योरम या पड़ोसी थ्योरम। पड़ोसी थ्योरम का मतलब क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू दोनों के लिए सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर मुझे I1 देखना है तो मैं लिखूंगा R2/R1 प्लस R2 इंटू I, फिर I रिप्रेजेंट टोटल करंट। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग बेसिक वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक आइडिया जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि अगर
सर्किट में कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी, कोई कैपेसिटर नहीं आता, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं आता, तो सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। वी विल यूज दिस कंसेप्ट टू फाइंड आउट कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज या कौन सी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, और इधर से ये बी हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी बी, यहाँ पर भी बी हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई है सी, तो यहाँ पर भी ये सी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर अब हम देखें ए एंड सी के बीच में दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, ए एंड सी के बीच में एक ये और दूसरी ये, बी एंड सी के बीच में भी दो रेजिस्टेंसेस हैं, एंड ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। मैंने आपको सुपर डुपर हिट फार्मूला बता रखा है कि जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें बैटरी जोड़नी है, यानी कि जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उन दोनों को बाहर रख लो, और बाहर रखने के बाद ए से सी तक एक रेजिस्टेंस 2 ओम की, फिर ए से सी तक दूसरी रेजिस्टेंस 2 ओम की लगा दो, ये पॉइंट सी हो जाएगा। सी से बी तक फिर से दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, सी से बी तक आप लोग दो रेजिस्टेंसेस जोड़ सकते हो। मैं सर्किट को ज़्यादा समझाने के लिए ऐसे जोड़ देता हूँ। इन सभी की वैल्यू 2 ओम है, ईच इज़ ऑफ 2 ओम। और बी एंड ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बी एंड ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम की। ये दोनों पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम। यानी कि हमारे पास सर्किट डायग्राम में 1 ओम दो रेजिस्टेंसेस बन जाएंगी, और एक थर्ड रेजिस्टेंस 2 ओम इसके साथ पैरेलल में होगी। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए हैं। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 2 ओम, और इधर भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ohm, तो net resistance of the circuit will be 1 ohm, because in the last we are getting 2 ohm resistances connected in parallel combination, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास 1 ohm हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें एक पैरेलल पाइप दे रखी है। इस पैरेलल पाइप की 3 साइड्स हैं, A, B and C। A is greater than B, B is greater than C। हमें ढूंढनी है मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल पाइप। इट इज़ गिवन दैट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो। हमें चारों ऑप्शंस गिवन है, वी हैव टू सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शन। हमारे पास जो फार्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मुझे R को मैक्सिमम करना है तो L मैक्सिमम होनी चाहिए और A की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। लेंथ सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे बड़ी साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड है A, तो ये हो गई A। उससे छोटी है B, से दिस इज B, और सबसे छोटी है C। क्वेश्चन के मुताबिक हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब मिलेगी जब लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे छोटा होगा। A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे छोटा होगा। अगर मैं ये फेस देखूं, इसमें B इंटू C सबसे छोटा होने वाला है। देखो मेरे पास AB, BC एंड CA 3 पेयर्स बन सकते हैं। इनमें सबसे छोटा पेयर कौन सा होगा? जिसमें लेंथ सबसे छोटी है, ये कि B इंटू सी सबसे छोटी होगी और ये लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन शेडेड पार्ट्स के अक्रॉस या शेडेड फेसेस के अक्रॉस बैटरी जोड़ेंगे या रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस में लेंथ सबसे ज़्यादा एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे कम आएगा, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस रो इंटू एल, एल की जगह ए हो जाएगा एंड एरिया की जगह हमारे पास बी इंटू सी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी रो ए अपॉन बी सी। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंसेस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। वी विल स्टार्ट विद
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले हमारे पास केस आता है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास दो सेल्स हैं ऑफ EMF E1, internal resistance R1, and second cell of EMF E2 and internal resistance R2. These two are connected with external resistance capital R. हमें इन दोनों सेल्स के इक्विवेलेंट एक सेल के बारे में डिस्कशन करनी है, यानी कि हम लोग ढूंढना चाहते हैं एक ऐसा सेल जिसकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें पता लग जाए तो ये सेल ऐसा होना चाहिए सच दैट इस सेल को सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ने से जितना करंट इन दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन से फ्लो करता था उतना ही इस अकेले सेल की वजह से फ्लो करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों सेल्स का रोल इस सिंगल सेल को प्ले करना है, यानी कि सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सेम करंट को पास करना होगा, तभी हम इस सेल को इक्विवेलेंट सेल कह सकेंगे, इक्विवेलेंट टू दिस टू सेल्स। ओके, अब अगर मैं इन दोनों सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में लगा के एक सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मुझे कुछ इस तरह से ये समझ में आएगा। आई विल हैव टू सेल्स of EMF E1 and E2 and two internal resistances R1 and R2, third resistance external resistance R, and all these are connected in series. अगर मैं इस सर्किट में देखूं तो मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, R प्लस R1 प्लस R2। इफेक्टिव EMF, देखो ये दो सेल्स हैं, एक के बाद एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम किसी बैटरी में जोड़ते हैं, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, ये एक का पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव जोड़ते हैं, तो ये एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन है। अगर आपको बीच में रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है तो आप इसको हटा के डायग्राम में यहाँ पर रेजिस्टेंस बना सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि टोटल जो दोनों सेल्स की EMF है वो ऐड होके कैलकुलेट की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर इफेक्टिव EMF की वैल्यू लिखूँ तो ये मेरे पास बन जानी चाहिए E1 प्लस E2। यहाँ पर E क्या थे, इफेक्टिव EMF, यानी कि मेरे पास इफेक्टिव EMF E की वैल्यू क्या बनने वाली है, E1 प्लस E2। ये मुझे क्लियर हो गया। अगला पार्ट मुझे अब देखनी है इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इस R की वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहाँ से सर्किट में करंट की वैल्यू देखूँ तो ये बनेगी E/R प्लस R से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अगर यहाँ से इस सर्किट से मुझे करंट की वैल्यू लिखनी हो तो वो मुझे लिखनी पड़ेगी E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, E1 प्लस E2 तो हम पहले से ही E लिख चुके हैं, ये हमें समझ में आ गया है, तो मैं इन दोनों को हटा के एक सिंगल EMF E लिख सकता हूँ, E/R प्लस R1 प्लस R2। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो I करंट सेम है और E भी सेम है। इसका मतलब मैं अगर इनको कंपेयर करूँ देन आई कैन इजीली गेट E/R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E/R प्लस R। यहाँ से आप थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करोगे आपको समझ आ जाएगा कि जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बन जाएगी R1 प्लस R2। हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है कि अगर दो सेल्स जोड़े गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो इफेक्टिव EMF की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, दोनों सेल्स की EMF को जोड़ के। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस को सीधे सीधे ऐड करके। मीन्स इस गिवन सर्किट डायग्राम के हिसाब से जो इक्विवेलेंट EMF है, this equivalent EMF may be written as E1 plus E2 and equivalent internal resistance may be written as R1 plus R2। ओके, अब हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया।
सेकंड पार्ट में देखो, डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं, इन दो सेल्स की जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देते हैं। पॉजिटिव सीधा जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, बट ये सर्किट में जब आप ऐसे घूम के आओगे तो आपको समझ में आएगा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप ये कह सकते हो, सिर्फ ऐसे याद रख सकते हो कि दो सिमिलर टर्मिनल्स आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब आप सर्किट ये भी बना सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। ये E1 E2 सर्किट ये भी बना सकते थे। मेन पॉइंट है या तो दोनों नेगेटिव जुड़े होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव जुड़े होने चाहिए। मैं इस सर्किट डायग्राम को रेफर करूंगा और मैं मान लेता हूं कि E1 बड़ा है एज कंपेयर टू E2। अगर E1 EMF ज़्यादा है तो इसके हिसाब से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये बैटरी या ये सेल है वो डोमिनेट करेगा, तो सर्किट में करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। दिस विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो, E1 सेल जो है वो तो करंट सप्लाई कर रहा है, बट E2 तो चार्ज हो रहा है, E2 भी तो करंट अंदर एंटर कर रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आना चाहिए था जब हम सेल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर E2 चार्ज हो रहा है और E1 यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो करंट की वैल्यू इस बार कैसे लिखेंगे, देखो ये अब जो E2 है ये इस सर्किट में EMF की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। अगर पहले E1 प्लस E2 थी वैल्यू, अब इफेक्टिव EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2। आप याद रखने के लिए बेस्ट वे क्या है, आप यूं पढ़ सकते हो, यूं याद रख सकते हो, E1 प्लस E2 थी सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव वैल्यू। ये फॉर्मूला कब था, जब एक कनेक्टिव और दूसरे का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। आपने टर्मिनल्स उल्टे कर दिए, जब टर्मिनल्स उल्टे किए तो जो EMF पहले प्लस थी अब ये हो गई है माइनस, यानी कि इफेक्टिव EMF की वैल्यू कितनी हो गई है, E1 माइनस E2, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल वे। टेक्निकली या कंसेप्चुअली आप ऐसे सोच सकते हो कि एक चार्ज हो रही है और दूसरी एक चार्ज हो रही है और दूसरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। फेवर नहीं करेंगे, ये अपोज करेंगे। ये कंडीशन कौन सी थी, फेवर करने वाली, जब एक सेल दूसरे सेल को फेवर कर रहा है, यहाँ पे सेल्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इशू नहीं रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ना ही है, चाहे करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे सेल चार्ज हो चाहे सेल डिस्चार्ज हो। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करती रहेगी एंड आर की वैल्यू रहेगी R1 प्लस R2। क्या ये क्लियर है? यानी कि अगर सेल्स अपोज कर रहे हैं तो इफेक्टिव EMF में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बट इंटरनल रेजिस्टेंस विल रिमेन R1 प्लस R2। डिस्कशन का अगला पॉइंट, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, वी हैव n आइडेंटिकल सेल्स connected in series and all cells favor each other। सभी सेल्स एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। वी हैव टोटल n आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब है हर एक सेल की EMF E है और हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। सभी सेल्स एक दूसरे को फेवर करने का मतलब है एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं। इस केस में जो इफेक्टिव EMF है या नेट EMF जो आप कह सकते हो वो कितनी आएगी, E प्लस E प्लस E प्लस E अप टू n टाइम्स। इफेक्टिव EMF की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि इफेक्टिव EMF की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स E। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n टाइम्स R। सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, सो दिस विल बी इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि इस केस में सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, इफेक्टिव EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से ये आपको बड़ा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर E इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो जाएगी NE
upon capital R plus small n into small r. So this is current through the circuit. सर्किट में ये करंट की वैल्यू आएगी I. ठीक है, आपको ध्यान में रखना है अगर n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं, each cell favor other cell, then effective EMF and internal resistances can be given by these two relations. अब यहाँ पर डिस्कशन में फर्दर एक पॉइंट और आता है, इसी से हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि स्मॉल r बहुत छोटी है एज कंपेयर टू कैपिटल R। एग्जाम्पल, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, स्मॉल r की वैल्यू है 0.1 ओम एंड कैपिटल R की वैल्यू मेरे पास है 10,000 ओम। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है। तो n कितना होगा, 5, 10, 20, 30, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब NR जो है ये वैल्यू बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू कैपिटल R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी होगी। यानी कि मैं NR को निगलेक्ट कर सकता हूँ एज कंपेयर टू कैपिटल R, कैन बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन विद कैपिटल R। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। NR छोटा है, इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, तो बचा क्या, कैपिटल R। यानी कि I की वैल्यू बच गई NE बाय कैपिटल R। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें जो ग्रेसफुल बात है, जो हमें समझना है, ये बन गया N टाइम्स E बाय R। यानी कि जो करंट है वो एक सेल की वजह से जो करंट आ रहा था, करंट ड्यू टू वन सेल, उससे N टाइम हो गया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा फायदे का सौदा है। इस केस में हमने करंट को n टाइम्स कर लिया है। मींस हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स को तब जोड़ना प्रेफर करते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटी हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैं अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए उल्टी सिचुएशन हो जाती है, स्मॉल r बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल R। ठीक है, तो यानी कि ये बात बड़ी क्लियर है, NR की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी कैपिटल R से। यानी कि इस केस में हम कैपिटल R कैन बी निगलेक्टेड। तो कैपिटल R को हम स्मॉल nr के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि करंट की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करूँगा, कैपिटल R को निगलेक्ट कर दूँगा, तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी E बाय R। नो चेंज, ठीक है, नो इफेक्ट। यानी कि n सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक सेल की वजह से भी इतना ही करंट फ्लो करना था, n सेल्स की वजह से भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में सेल्स को जोड़ने का फ़ायदा नहीं होता टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ करंट। करंट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओनली देन वी विल कनेक्ट सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आखिरी पॉइंट में हमें ये दिया हुआ है कि मान लीजिए हमें टोटल n सेल्स गिवन है। वी हैव गिवन total n identical cells. We have given total n identical cells. ठीक है, each of EMF E and internal resistance R। 50 टोटल गिवन थे, मान लो उनमें से 5 गलती से उल्टे जुड़ गए। टोटल 50 में से 5 गलती से उल्टे जुड़ गए, यानी कि 45 तो फेवर कर रहे हैं बट 5 अपोज कर रहे हैं। मीन्स आउट ऑफ these n cells, m are connected to oppose other cells। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ इफेक्टिव EMF and what is value of effective internal resistance and what is the current flowing through the circuit। अब क्वेश्चन में ये है कि n आइडेंटिकल सेल्स में से
कितने उल्टे जुड़ गए हैं? m उल्टे जुड़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए इस तरह से सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास टोटल है n सेल्स। n सेल्स, इन n सेल्स में से ये m जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ गए हैं, और अब इन सबको हमने जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। हर एक सेल की EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R है। n में से m उल्टे जुड़ गए तो कितने सीधे जुड़े हुए हैं, कितने फेवर कंडीशन में जुड़े हुए हैं? वो हो गए n-m सेल्स। हर एक सेल की EMF E है, तो टोटल EMF कितनी होगी? n-m इंटू E। ये है EMF ऑफ फेवरिंग सेल्स। ठीक है, एंड EMF ऑफ अपोजिंग सेल्स कितनी हो गई? वो सेल्स जो उल्टे जुड़ गए हैं उनकी EMF हो गई m इंटू E। यानी कि नेट EMF को समझने के लिए मैं सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनाऊंगा। देखो बेटा, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वो सेल्स जो कि सीधे जुड़े हैं, फेवर कर रहे हैं। इन सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी n-m इंटू R। ये सेल उल्टा जुड़ गया है, एक सिंगल सेल की होती है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसकी इफेक्टिव EMF हो गई है ME, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई है m इंटू R। अब मेरे पास ये कुछ ऐसे है जैसे दो सेल्स जुड़े हों, एक दूसरे को अपोज कर रहे हों, तो इसका मतलब अब मैं नेट या इफेक्टिव EMF की वैल्यू क्या लिखूंगा? अपोज कर रहे हैं, तो इफ आई एज्यूम दैट n-m इंटू E इज ग्रेटर देन ME, ये मान के चलूँ ये सेल बड़े हैं जो फेवर कर रहे हैं, तो इनकी वजह से ही मेन करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में इफेक्टिव EMF कैसे लिखी जाएगी? n-e इंटू R, क्योंकि ये अपोज कर रहे हैं, n-m इंटू E माइनस m इंटू E, ये हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से E कॉमन आ जाएगा, n-2m, यानी कि इफेक्टिव EMF की वैल्यू हो जाएगी E टाइम्स n-2m। नेक्स्ट पार्ट इज इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ध्यान से देखो, ये दोनों अब इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऐड ही होंगी, चाहे अपोज करें चाहे फेवर करें, इंटरनल रेजिस्टेंस ने तो अपना रोल प्ले करना ही करना है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंसेस तो ऐड होंगी। n-m इंटू R प्लस m इंटू R, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस विल बिकम n टाइम्स R। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? इफेक्टिव EMF है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा E इफेक्टिव अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। E इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, n-2m इंटू E अपॉन R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी इफेक्टिव? n इंटू R। So this is net current in the circuit या current through external resistance I। Done बच्चों?